श्री राम का जो स्थान है वो अपने आप में बड़ा बड़ा अतुलित है। ऐसे राम जो वन में विचरण करते हैं और समस्त धरा को उठा सकने की क्षमता वाले हनुमान उनके चरणों में बैठे हुए हैं। तो ऐसी क्षमता, ऐसी ऐसी व्यवस्था और इस तरीके की विभूति के रूप में जब राम हमारे बीच में अलंकृत होते हैं, और आज जब उन्हें आवास मिलता है, हम सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। हमारे संप्रदाय में, हम लोगों के सनातन धर्म में, खास करके धर्म इन द सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हमारे आइडियोलॉजी में सबके पास सब कुछ है। इवन जो नए पंथाधीश हैं और इस तरीके के लोग हैं, उनके पास भी बहुत कुछ है। और लेकिन श्री राम हमेशा से टेंट में ही रहे, जो समस्त धरा को चला रहा है। ऐसे ईश्वर को आज अ, एक आवास मिला है। और प्राण प्रतिष्ठा होने का मतलब है, मूर्ति तब तक पूजनीय नहीं है जब तक उसमें प्राण नहीं है, लेकिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति मूर्ति बन जाती है। और मूर्ति मूर्ति का ऐसा स्वरूप बनती है जिसमें वो ईश्वरत्व धारण कर लेती है। तो ये प्रक्रिया जो निभा रहा होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा योगी होना चाहिए या साधक होना चाहिए। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जो 10 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया, 11 दिनों का यम और नियम का। आज मूलतः मैं उसी विषय पे बात करने वाला था आपके बीच में, कि यम और नियम जो हमारे अष्टांग योग का प्रथम हिस्सा है। और अष्टांग योग के प्रथम हिस्से के जो भी अनुपालन नियमावली अयोध्या के निर्मोही अखाड़े के महंत ने तय किया था, जिसमें अन्न छोड़ देना, जिसको अन्न शन बोलने की आज बात कर रहे थे, कि आज अन्न को त्यागने की बात थी। तो यम नियम में बड़ा लोग, बहुत सारे लोगों का संदेश ये भी था कि ये यम नियम में कहीं अन्न शन तो है नहीं, अन्न का त्याग तो है नहीं। क्योंकि अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्राणिधान, यही चीजें हैं यम और नियम में। फिर ये अन्न कहाँ से आ गया? तो क्या आप में कोई ऐसा विद्वान है जो ये बता सके कि यम नियम के पालन में जमीन पे सोना और सिर्फ एक वस्त्र का प्रयोग करना, ओढ़ने के लिए या बिछाने के लिए जो भी हो, और अन्न का त्याग करना, विभिन्न प्रकार के तीर्थों का सेवन करना, तीर्थाटन करना, विदेश यात्रा को स्थगित करना, ये सब कौन से यम नियम में लिखा हुआ है या किसकी पुस्तक में लिखा हुआ है? बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे हैं। श्रवण जी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने विषय पे आ जाएंगे। चलिए, कौन बोलना चाहेगा? आप बोल सकते हैं। ओम गुरु जी। कैसे हैं? बहुत शानदार। प्रश्न पे। एक्चुअली ये शिव संहिता में है। शिव संहिता में है जी। अन्न का त्याग करना। जी हाँ। अच्छा, और कोई एग्री करता है इस बात से? सर गुड इवनिंग और जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ है माता जी आपकी? आज आप अध्ययन में है? चलिए, बहुत बढ़िया है। भारतीय परंपरा का निर्वहन कीजिए। ये प्रश्न आप लोग थोड़ा ढूंढिए कि कहाँ से, किस यम नियम में ये विधा वर्णित है। शिव संहिता में एक एक सीमित दायरा दिया हुआ है, बहुत कम दिया हुआ है। लेकिन ये एक ऐसी विधा है जिसमें जिसमें यम नियम का पुरजोर पालन इसी विधा से किया जाता है, जिसमें मिनिमम टॉक, मैक्सिमम आउटपुट, और तीर्थाटन, सारे मुख्य तीर्थों की जो जलावलंबिता होती है उससे अपने आप को स्नान करके अपने शुचिता का ध्यान रखना, और बहुत सारे विषयों का वर्णन है। तो जब आपको मौका मिले तो थोड़ा अध्ययन कीजिए, देखिएगा। नासिक से लेकर रामेश्वरम तक की यात्रा, और आज अयोध्या का अयोध्या मंदिर का शुभारंभ। आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं बाहर हमारे अपार्टमेंट में, और काफी सारे लोग जो है आज दीपावली मना रहे हैं। तकरीबन पूरा शहर राममय हुआ पड़ा है, और ऐसे में हम लोग वापस अपनी तैयारियों के लिए आ चुके हैं। मेरे से भी थोड़ी देर पहले एक हमारे मित्र ने कहा कि आज की कक्षा को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आज सभी लोग श्री राम में घूम रहे होंगे। मैंने बोला वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन परीक्षा अपने नियत समय अंतराल पे होती है। परीक्षा ये नहीं पूछती है कि आपने श्रद्धा कितनी है और आपने कितनी भक्ति का परिचय दिया है। इवन वो यही पूछते थे कि भक्ति के कितने प्रकार हैं, और कौन सी भक्ति राम की भक्ति में, मतलब राम की भक्ति में किन किन भक्तियों का उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम की भक्ति, रामायण एक ऐसा ऐसा एपिक ग्रंथ है जिसमें आपको सारी की सारी जो है वो भक्ति के प्रकार, वो सब के सब आपको नौधा भक्ति देखने को मिल जाती है। ठीक
ठीक है। नवदा भक्ति का लगभग सारा प्रकार रामायण के अलग अलग किरदारों में आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप हनुमान से शुरू करें, लक्ष्मण से शुरू करें, उर्मिला से ले, बाली की तरफ जाए, सुग्रीव की तरफ जाए, विभीषण की तरफ जाए, सबके पास एक 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 प्रकार है। बहरहाल जब हम लोग नवदा भक्ति पढ़ेंगे तो वापसी करेंगे, मैं आपको उदाहरण दूंगा। नवदा भक्ति के बड़े सारे उदाहरण है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, है ना। तो एक रामायण की चौपाई भी है। बहरहाल आइए वापसी करते हैं हम लोग अपने विषय पे। विषय है आज का पैनक्रियास। आज हम लोग पैनक्रियास कंप्लीट करेंगे। पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक पूरा कंप्लीट, मतलब स्टमक इन द सेंस कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट करके, और कुछ प्रश्न 15-20 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और उनका उत्तर मैं चाहूंगा कि आप मुझे देंगे। हेडिंग डाल दीजिए पैनक्रियास, लिखिए पैनक्रियास को, लिखना भी शुरू किए तुरंत प्रभाव से। देखिए पैनक्रियास को ब्रैकेट में जिसे अग्नाशय कहा जाता है, पैनक्रियास को अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि होने का गौरव प्राप्त है। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों होने का गौरव प्राप्त है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो एंडोक्राइन है भी है और एक्सोक्राइन भी है? देखिए ये इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टैटिन जैसे कई हार्मोन स्रावित करने वाली एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन है। एवं एवं पैनक्रियाटिक जूस निकालने वाली एक्सोक्राइन ग्रंथि है। एवं पैनक्रियाटिक जूस निकालने वाली एक्सोक्राइन ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्रंथि है। देखिए इस पैनक्रियाटिक जूस में, पैनक्रियाटिक जूस में पाचक पाचक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि का पाचन करते हैं, इत्यादि का पाचन करते हैं। आगे लिखिए पैनक्रियाज में ही, पैनक्रियाज में ही आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। आगे लिखिए पैनक्रियाज, पैनक्रियाज शरीर के, शरीर के ग्लूकोज का या बॉडी ग्लूकोज का भी नियमन करता है, नियमन करता है। नियमन करता है। देखिए अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन से संबंधित होती हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन से संबंधित होती हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन से संबंधित होती हैं, इंसुलिन से संबंधित होती हैं। इन्हीं दोनों के आधार पे, इन्हीं दोनों के आधार पे शरीर में, शरीर में ग्लूकोज का पाचन या ग्लूकोज का नियमन, यानी उसे उसे कंट्रोल करना इत्यादि संभावित हो पाता है, इत्यादि संभावित हो पाता है। आगे लिखिए पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में अग्न्याशयी गुच्छिका भी पाई जाती है, अग्न्याशय गुच्छिका भी पाई जाती है, अग्न्याशय गुच्छिका भी पाई जाती है।
जो जो पैनक्रियास के बहिस्रावण यानी एक्सोक्राइन गुणों का नियमन करती है। तो दो चीजें हो गई, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एंडोक्राइनोलॉजी, और पैनक्रियाटिक गुच्छिका जो है, तो कोशिकाओं का एक समूह है, वो बहिस्रावी गुणों का नियमन करती है। आगे लिखिए। अंतःस्रावी क्रियाकलाप में या एंडोक्राइन फंक्शंस में, एंडोक्राइन फंक्शंस में एंडोक्राइन फंक्शंस में डेल्टा कोशिकाएं भी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूर्ण करती हैं, महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूर्ण करती हैं। यह सोमैटोस्टेटिन नामक सोमैटोस्टेटिन सोमैटोस्टेटिन SOMATOSTATION सोमैटोस्टेटिन नामक रसायन रिलीज करती हैं जो जो शरीर के विभिन्न अंगों पे प्रभाव डालता है। आगे देखिए। यह यह पैनक्रियाटिक हार्मोन ग्लूकेगॉन गैस्ट्रीन इत्यादि के उत्प्रेरण को या रिलीज होने की क्षमता को प्रभावित करता है। आगे देखिए। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स कई अन्य ग्रंथियों का भी कारक है या मूल है, कई अन्य ग्रंथियों में भी इम्पैक्ट देता है या उस पर कार्य करता है। जैसे हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इत्यादि इत्यादि। आगे लिखिए। पैनक्रियाज में पीपी कोशिकाएं भी होती हैं, पीपी सेल्स भी होती हैं, जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड अंडरलाइन कर लीजिएगा, का रिसाव करती हैं। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का भी स्राव करती हैं। भोजन के उपरांत पैनक्रियाटिक स्राव को नियमित करने का कार्य या आग्नेयाशयी स्राव सिक्रीशन को नियमित करने का कार्य पॉलीपेप्टाइड्स का होता है। पॉलीपेप्टाइड्स का होता है पॉलीपेप्टाइड्स का होता है। यह विभिन्न पाचक क्रियाओं को भी नियमित करती है, विभिन्न पाचक क्रियाओं को भी नियमित करती है। आगे लिखिए। पैनक्रियाज में अथक रूप से हॉर्मोन्स बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। अथक रूप से
हॉर्मोन्स बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। अब आगे लिखिए अगले लाइन से। पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हुए सिक्रेटीन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन हॉर्मोन्स के पाचन हेतु इन दोनों को अंडरलाइन रखिएगा, सिक्रेटीन को और कोलिसिस्टोकाइनिन, इन दोनों को अंडरलाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में या ड्यूडेनम में भी लिख सकते हैं, निकले क्या सिक्रेटीन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन के पाचक हेतु भी एंजाइम्स को रिलीज करता है। इसमें ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज एवं पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। ठीक है, लिखिए आगे लिखिए। यह एक जे शेप का अंग है जो तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। आगे लिखिए। इसे मूलतः 4 हिस्सों में बांटा जाता है। इसे मूलतः 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा है बिल्कुल आगे वाला टेल, TAIL टेल, फिर बॉडी, फिर नेक एवं हेड। 4 हिस्सों में बांटा जाता है, नेक एवं हेड। ठीक है, आगे लिखिए। पैनक्रियाज में इंसुलिन नामक तत्व शरीर के शुगर पाचन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। शुगर पाचन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यह बॉडी की ऊर्जा एनर्जी को भी अधिनियमित करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होके ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होके ऊर्जा देने के रूप में भी इसका प्रमुख कार्य है। यह ग्लूकोज को लिवर में एवं मांसपेशीय कोशिकाओं में कम प्रोड्यूस होने देता है। यह ग्लूकोज को लिवर में एवं मांसपेशीय कोशिकाओं में कम प्रोड्यूस होने देता है। यह फैट को भी कंट्रोल करता है, फैट प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। कहाँ पे? लिवर की फैट प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। मिनरल्स के पाचन में भी इंसुलिन का योगदान है। मिनरल्स के पाचन में भी इसका प्रमुख योगदान है। आगे लिखिए। इसके क्रम में या इसकी मात्रा में
वृद्धि या कमी होने पे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, सामान्यतया डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। आगे लिखिए, यह 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है और एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है। ठीक है, 30+21। चलिए, पैनक्रियास से आने वाले जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो इसके पार नहीं जाएंगे। पैनक्रियास ज्यादा से ज्यादा इतने ही प्रश्नों पे डिपेंड करता है। 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कि कौन सी कोशिका किसके लिए कौन से स्राव को कंट्रोल करती है, और ये पूछ लिया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से सामान्यतः आइसलेट्स यानी कोशिकाएं ही मानिए, उससे सवाल पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि पैनक्रियास शरीर के किस हिस्से में है, दाएं या बाएं हिस्से में है। और इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है कि पैनक्रियास में कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, या कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों का रोल प्ले करती है। तो आपको ये 4 5 प्रश्न तो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखना है। और बाकी की जो मैंने 40 लाइनें लिखाई हैं, ये आपको पैनक्रियास से मतलब पैनक्रियास को बाहर जाने ही नहीं देगी। एनाटॉमी को याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उसको अंगों में डिवाइड कर लो। जब आप उसको बहुत सारे अंगों में बांट लेंगे और सारे अंगों को आप ऐसे जानते हो कि अगर उस अंग से 10 सवाल बनता है और आप 50 सवाल जानते हो, तो ऐसा प्रश्न ही नहीं है कि एनाटॉमी में आप फेल हो जाए। एनाटॉमी में अगर आपको अब 10 प्रश्न आ रहा है, सामान्यतः लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक विन्यास बताता हूँ। विन्यास का मतलब होता है कि अगर उसे हम बांटते हैं कई हिस्सों में नेट के पेपर को, तो लोग कहाँ दिक्कत में आते हैं। ह्यूमैनिटीज वाले लोग अधिकतर 2 चीज़ों में रह जाते हैं। मैथमेटिक्स जो आती है पेपर 2 में, पेपर 1 में, और ये जो विज्ञान आता है योग में। तो लोग एनाटॉमी से बड़ा डर रखते हैं कि अरे बड़े बड़े नाम है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन कोई आपसे बहुत डीप साइंस नहीं पूछ रहा। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इंसुलिन कितने ब्लॉकचेन्स में चलती है, ए और बी ब्लॉकचेन बताइए, एमिनो एसिड्स का नाम बताइए, किस तरीके से चल रहा है, पैनक्रियास के अंदर उपस्थित ब्लॉकचेन्स की संख्या बताइए। ये सब नहीं पूछा जाता है। ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि इंसुलिन किसके लिए जरूरी है, या क्या होता है, कैसे कार्य करती है। डायबिटीज नामक रोग या शुगर नामक मधुमेह नामक रोग किस अंग, कौन सा अंग उसके लिए उत्तरदायी है, इतना तो पता ही हो कि पैनक्रियास किस हिस्से में है शरीर के, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछ ली जाती हैं ताकि आप, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही गायब है। अगर आप एक एक अंग को, एक अंग से ज्यादा 20 प्रश्न बनेगा, 20 प्रश्न, उसके पार नहीं बनता है। और आपके कुल अंग शरीर में जितने जो आपके पढ़ने योग्य हैं वो 20 ही हैं। 20 का मतलब हो गया जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, पैनक्रियास हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया, है ना। उसके बाद फिर यूरेटर्स हो गए, यूरेथ्रास हो गई, किडनी हो गई, आपकी बोन्स हो गई, मसल्स हो गई, कोशिकाएं हो गई, टिश्यूज हो गए। ऐसे करते हुए बड़ी मेहनत करेंगे आप तो आपको 20 अंग मिलने वाले हैं बस। और 20 का प्रश्न 20, यानी टोटल 400 पॉइंट आपको याद करने हैं। और याद भी नहीं करने, ऐसा है कि वो डे टू डे लाइफ में चल रहा है। अब शुगर वाला पेशेंट आपको डेली मिल जाता होगा, तो आपको ये तो पता ही चल गया कि पैनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर, है ना। डायबिटीज के लिए यही उत्तरदायी है। अब उसमें इंसुलिन का क्या रोल है, थोड़ा सा आप वर्कआउट करेंगे इस पे, तो आप जीवन भर के लिए ये चीजें आपके लिए आपके सपोर्ट में हो जाएंगी। तो हमेशा आपको अप्रोच बेस्ड स्टडी करनी है। ये देखिए उस टॉपिक से कितना प्रश्न बनता है, और ऐसा कौन सा प्रश्न है जो हर व्यक्ति जानता है, और ऐसा कौन सा प्रश्न है जो एग्जामिनर पूछने में बड़ा दिलचस्पी लेगा। क्योंकि जो प्रश्न दुनिया जानती है वो तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर बार बार वही प्रश्न पूछे जाएगा। वो कुछ नया ढूंढने की कोशिश करेगा करेगा। और जो भी वो नया ढूंढे, आप पहले से ही तैयार रहो उसको लेके कि क्या वो नया ढूंढ सकता है एग्जामिनर। पैनक्रियास से ऐसा कौन सा प्रश्न और बन सकता है जिसको लेके वो थोड़ा सा आपके प्रति आशावान हो उठेगा कि हाँ मेरे बच्चे इसका उत्तर जरूर दे लेंगे। बस जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस चीजों को लेके बड़ा आशावान है व्यक्ति, तो फिर सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन शरीर का सबसे लंबा हिस्सा है। नाम इसका स्मॉल दे दिया बस, ठीक है। शरीर का लॉन्गेस्ट पार्ट पार्ट इसे कहा जाता है।
लिखिए, इस छोटी आंत में, इसको छोटी आंत बोलेंगे या ऐसा ही लिख सकते हैं, छोटी आंत में भोजन का मेटाबॉलिज्म एवं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन प्रोसेस होती है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तकरीबन 6 से 7 मीटर लंबी यह होती है, 6 से 7 मीटर लंबी एक वयस्क में हो सकती है। यह, आगे लिखिए, इलियो कैसियल ज्वाइंट पे, इलियो इलियोकैसियल जंक्शन पे या ज्वाइंट पे यह बड़ी आंत से मिल जाती है। कई बार इसको लोग बोलते हैं इलियोसिकल, इलियोकाइकल, अलग अलग नाम से उच्चारण होता है, लेकिन इलियोसिकल आप सामान्य लिख सकते हैं ताकि भूले ना। स्पेलिंग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ILEOCAECAL। ज्वाइंट पे यह बड़ी आंत से मिलती है। यह तकरीबन 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है, यानी उसका जो थिकनेस है। आगे लिखिए, सामान्यतया, जनरली जनरली पुरुषों में इसका आकार ज्यादा होता है, महिलाओं में कम। जनरली पुरुषों में इसका आकार ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। आगे देखिए, इसमें छोटी आंत में माइक्रोविलाई नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, माइक्रोविलाई नामक संरचनाएं पाई जाती हैं जो जो भोजन को भोजन को अति सूक्ष्म हिस्से में, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट में, स्मॉलेस्ट रूप में, फॉर्म में स्वीकार कर लिवर तक भेज देती हैं। छोटी आंत के बिल्कुल शुरुआती हिस्से को ड्यूडेनम, उसके बाद के हिस्से को जिजनम, जिजनम की स्पेलिंग JEJUNUM, जिजनम, एवं इलियम नाम से जाना जाता है। अंतिम हिस्से को इलियम नाम से जाना जाता है, इलियम नाम से जाना जाता है। देखिए, ड्यूडेनम में, या ड्यूडेनम को मिक्सिंग बाउल भी कहा जाता है, मिक्सिंग बाउल भी कहा जाता है, जहां पे एसिड न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण होती है। वहीं वहीं ज्यूजेनम में केमिकल डाइजेशन प्रोसेसिंग होती है। केमिकल डाइजेशन यानी जो भी आप खाए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब मिला के उसको अलग अलग करके डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। एवं यही ज्यूजेनम में ही एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया अंतिम हिस्से से शुरू हो जाती है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया अंतिम हिस्से से शुरू हो जाती है। जबकि इलियम वाले हिस्से में, इलियम हिस्से में हैवी विटामिन्स हैवी विटामिन्स हैवी विटामिन्स स्वीकार किया जाता है, यानी अब्जॉर्ब किया जाता है। देखिए, छोटी आंत में 90% 90% एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया ही चलती है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया ही चलती है। ठीक है, बस छोटी आंत से ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है, ज्यादा से ज्यादा यही प्रश्न बनता है। डीप में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो ड्यूडेनम अपने आप में 5 दिन का सब्जेक्ट है, अगर ड्यूडेनम को पढ़ा जाए तो। लेकिन ये है कि
ज्यूजेनम और इलियम। इलियम वाला जो हिस्सा है विटामिन B12 से संबंधित, ये जनरली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। आप इसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं कि विटामिन B12 से संबंधित सामान्य तौर पे जो ये इलियम वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल अंत का हिस्सा होता है। और न केवल B12 अपितु हैवी विटामिन ऐसा हो कि कोई विटामिन अपाच्य रह गया हो, तो वो भी यहीं पे स्वीकार किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि बाइल को स्वीकार करना, बाइल जो भी अपाच्य रहा है उसको अंत तक लाके स्वीकार करना, ये इसका मूल कार्य होता है। ठीक है। इलियम, अब अगर जीवजनम और इलियम में अंतर लिखा जाए तो एक लाइन बना लीजिए ना हो तो एक थोड़ा सा इसके विषय में भी लिख लेते हैं। एक तरफ जीवजनम लिखिए और एक तरफ हीलियम लिखिए, आपको पता लग जाएगा कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर क्या डिफरेंस है, क्यों दो हिस्सों में स्मॉल इंटेस्टाइन को बांटा गया, आखिर ऐसा क्या अंतर था जिस कारण से। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि स्मॉल इंटेस्टाइन आखिर है तो एक ही पाइपलाइन, लेकिन इसको दो नाम क्यों दिया गया, क्यों दो हिस्सों में बांट के इसका अध्ययन शुरू किया गया, तो इस विषय में दो चार बातें की जा सकती हैं। पहला लिखिए, ज्यूजनम वाले में लिखिए कि ये एक तो मोटी होती है इसकी परत, और हैवी परत होती है, हैवी वॉल्स होती हैं इसकी। और इलियम जो है वो बहुत पतली और हल्की होती है। ज्यूजनम क्या हुई, थिक और हैवी, मोटी और हैवी हुई। ठीक है। ज्यूजनम सामान्यतः लंबी होती है, इलियम छोटी होती है। इलियम छोटी होती है। आगे लिखिए, सर्कुलर फोल्ड जो होता है इसका, ज्यूजनम का, सामान्यतः बड़ा। सर्कुलर फोल्ड यानी कि जो ऐसे 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 जो गोल गोल बनना होता है ना, सर्कुलर फोल्ड सामान्यतः बड़ा होता है, और जबकि इसमें इलियम में छोटा होता है। आगे लिखिए, ज्यूजनम में बहुत कम लिम्फॉइड पाए जाते हैं, लिम्फॉइड्स पाया जाता है, जबकि इलियम में बहुत ज्यादा होता है। ज्यूजनम हल्का लाल रंग युक्त होता है, और इलियम जो है वो गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है। दैट्स ऑल। बस। अब बची बात लार्ज इंटेस्टाइन की। हेडिंग डाल लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लिखिए, लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अंतिम हिस्सा है। अंतिम हिस्सा है। यह तकरीबन 4.5 से 5 फीट, 4.5 से 5 फीट तक आकार में हो सकता है। सामान्यतः इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं, 4 हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एवं सिग्मोइड कॉलन, सिग्मोइड कॉलन होता है। आगे देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का 3 मुख्य कार्य माना जाता है। 3 मुख्य कार्य माना जाता है। पहला है पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट्स को का स्वांगीकरण। दूसरा है विटामिन्स को एब्जॉर्ब करना। विटामिन्स को एब्जॉर्ब करना। और तीसरा है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, जो बाहर जा रहा हो अपाच्य होकर, जो बाहर जा रहा हो अपाच्य होकर। ठीक है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। तो इसके मेजर जो है इंटेस्टाइन की, इसका जो हिस्सा है मूल तौर पे
वो यही है कि आपके जो भी भोज्य पदार्थ अपच रह गए थे बिना पचे हुए और वो बाहर जा रहे हैं, तो उसको वापस एब्सॉर्ब करके और भेज देने का कार्य होता है मूल तौर पे। लिखिए इसके शुरुआत में, लिखिए बड़ी आंत की शुरुआत में असेंडिंग कॉलन के बिल्कुल नीचे अपेंडिक्स नामक एक संरचना पाई जाती है। अपेंडिक्स नामक एक संरचना पाई जाती है जो वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे जानी जाती है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है ऐसा अंग जिसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आंग्ल संस्कृति इसको मानती है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि जो मॉडर्न साइंस है वो इसे स्वीकार करती है कि इसका कोई कार्य नहीं है। हमारे आयुर्वेद ने इसे कभी वेस्टिजियल ऑर्गन माना ही नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन शरीर में जैसे मनुष्य की पूंछ, ये बड़ी आंत की आंत्रपूंछ, यानी कि ये आपकी जिसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अपेंडिक्स, और इसके अलावा एक चीज और होती है जो आपके आंखों के बिल्कुल यहाँ पे कोने पे है, पाई जाती है इंफीरियर कोंचा के पास में। इन दो तीन अंगों को माना जाता है कि वेस्टिजियल अंग है, लेकिन हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने इसे वेस्टिजियल नहीं माना। इसके इसके बिना आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि यदि आप भोजन कर रहे हो तो भोजन के स्वांगीकरण के लिए इसका बड़ा मूलभूत योगदान है। अब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा तला भुना या बेकार चीजें खाता है, चिपकी हुई चीजें खाता है, तो उसकी अपेंडिक्स में ब्रस्ट होना तय है। उसका अपेंडिक्स जो है, जिसको बहुत कब्ज भी रहता हो, जिसका पेट साफ ना होता हो, उसका अपेंडिक्स फट जाता है और उसके बाद फिर अपेंडिक्स का होता है ऑपरेशन। और एक बार ऑपरेशन हो जाए तो तकरीबन 4 से 5 दिन का समय आराम से वो आदमी हॉस्पिटल में रह जाएगा, और उसके बाद जो कष्ट पीड़ा दर्द हो वो एक अलग है। और अपेंडिक्स जब फटने को होती है तो भी बहुत बेतरतीब पीड़ा होती है। और एक बात याद रखिए, जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका हो उसको कभी भी योग कराया जाता है तो बहुत सिंपल आसन कराने की कोशिश कीजिएगा पेट से संबंधित। अगर वापस से वो ब्रश कर गई, वापस से वो फट गई, तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। और बाद में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यदि जो उसका मल है अगर वो मेन स्ट्रीम ब्लड में आ गया तो व्यक्ति की मृत्यु तक संभावित है। तो अपेंडिक्स को वेस्टिजियल मत मानिए, वो है किसी काम का नहीं, लेकिन वो आदमी को मारने की भी क्षमता रखता है। ठीक है। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में आपके संभावित जो मेजर डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से में हमें अध्ययन करना था वो परिपूर्ण होता है। पहला हिस्सा हम लोगों ने सफलतापूर्वक 3 दिनों के उपरांत कंप्लीट कर लिया, जिसमें राम मंदिर का निर्माण और नेट जेआरएफ का रिजल्ट भी था, है ना। दोनों मुद्दों पे बात करते हुए हम लोग इसे अपने नियत समय अंतराल से 1 दिन की देरी से कंप्लीट किए हैं। तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा भी आएगा हिस्सा जिसे हम 1 दिन की जल्दबाजी में भी खत्म कर लेंगे। ठीक है। कुछ प्रश्नों के विषय में थोड़ी चर्चा हो जाए। कुछ प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए। फैट डाइजेशन, फैट डाइजेशन निम्न में से किस अंग में होती है? किस अंग में सबसे ज्यादा होता है? या निम्न छोड़िए, बस ऐसे लिख लीजिए, फैट डाइजेशन निम्न में से किस अंग में सर्वाधिक होता है? ऑप्शंस अगर आप लिखना चाहें तो 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम या स्टमक। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, जरा बताइए। ये रिकॉर्डेड है तो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे सुन के इसको वापस से नोट कर सकते हैं। आप थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। ये वो प्रश्न है जो आए हुए प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न था द मेजॉरिटी ऑफ फैट डाइजेशन टेक प्लेस इन 1 2 3 4। ऑप्शन है क्या क्या है? पहला ऑप्शन है रेक्टम। रेक्टम का मतलब होता है जहां से मल निकलता हो, गुदाद्वार जिसे कह सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत, स्टमक अर्थात पेट, और ड्यूडेनम अर्थात ग्रहणी। कौन बताएगा? सोचो, कर कुछ तो सोचो। सर छोटी आंत। छोटी इंटेस्टाइन। आंत। हाँ, बहुत बढ़िया। डन। सही उत्तर है छोटी आंत में। क्या है इसमें? पेनक्रियाज जो है वो, उससे लाइपेज निकलता है जो फैट डाइजेशन में डाइजेशन को शुरू कर देता है ड्यूडेनम में। लेकिन जब तक फैट पचे तब तक भोजन आगे पहुंच जाता है और ज्यूजेनम के हिस्से तक आते आते इसका पाचन समाप्त हो जाता है। अतः फैट पाचन की प्रक्रिया जो है वो ड्यूडेनम से शुरू हो जाती है, परंतु पूरी तरीके से सर्वाधिक मात्रा संपादित होती है छोटी आंत के अंतरंग में। आगे अगला प्रश्न लिखिए। कौन सी पैनक्रियाटिक कोशिका इंसुलिन हार्मोन्स के लिए उत्तरदायी है? कौन सी पैनक्रियाटिक कोशिका इंसुलिन हार्मोन्स के लिए उत्तरदायी है?
तो इसका उत्तर है, पहले तो पैनक्रियाज में कितनी कोशिकाएं? 4 कोशिकाएं, अल्फा बीटा गामा या डेल्टा भी उसको कई बार बोला जाता है, अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी कोशिकाएं, है ना, पॉलीपेप्टाइड्स वाली। तो अगर अल्फा बीटा, तो इसमें इंसुलिन के स्रावण के लिए बीटा कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं, बीटा कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। आगे, प्रोटीन पचने के बाद किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? ये सब प्रश्न आए हुए प्रश्न है। ये बिल्कुल ऐसा ही मानो आप, जैसे मैथमेटिक्स की क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो लगता है कि अरे यार ये तो बहुत आसान था, और जैसे ही एक्सरसाइज के प्रश्न करना शुरू करते हैं तो पहला प्रश्न टीचर बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जाओ तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो था ही नहीं सब्जेक्ट में, ये कहाँ से पूछ दिया। जैसे पूछते हैं प्रश्न, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी उधर से ही 80 किलोमीटर की रफ्तार से आती है, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। ये प्रश्न टीचर ने बता दिया। अब लगा कि हाँ अब ऐसा प्रश्न आएगा तो पार हो जाएगा, लेकिन जब प्रश्न देखते हैं तो प्रश्न आता है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 5 मीटर की है, वह 12 मीटर के स्टेशन को 3 सेकंड में पार कर जाती है, और दूसरी जिसकी लंबाई 12 मीटर की है और वो 12 मीटर के स्टेशन को 2 सेकंड में पार कर जाती है। अतः गाड़ी की रफ्तार बताइए, दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब आदमी सोचता है ये कैसा प्रश्न आ गया, पढ़ाया कुछ और आया कुछ और, है ना। ऐसा ही लग रहा होगा स्टमक को भी देख के कि अरे तैयारी तो कुछ और, लिखा तो हमने सब कुछ और प्रश्न कुछ और आ रहा है, हाँ? तो ये इसीलिए कुछ चीजें हमेशा से, ह्यूमन माइंड ऐसा है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अब तो ये बिल्कुल हमारी बात की चीज है, लेकिन अनटिल अनलेस आप इसको दोबारा लिख के ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आप बिल्कुल भूलते रहोगे, लगातार भूलते रहोगे, है ना। तो हमेशा लिख के भी एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। आपको जो चीज याद हो जाए उसको आप अपने शब्दावली में हूबहू बहू उतारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, पचने के उपरांत एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शंस क्या आए थे वो मैं बताता हूँ, ऑप्शन सुनो। ऑप्शंस को भी आप देखोगे ना तो ऑप्शन भी चिल्ला चिल्ला के बताता है कि हाँ सर मैं हूँ, मैं ठीक वाला उत्तर मैं हूँ, कृपया कर मुझे मार दीजिए, मैं बी हूँ बी। आप उत्तर को उसको देखो, जैसे मुन्ना भाई में आपने देखा है गांधी जी आगे बताते हैं, अरे मेरे माता जी का नाम तो ये था, मेरे पिताजी का नाम ये था, गांधी जी आ जाते हैं ना उसको बताने के लिए, संजय दत्त को। ऐसे ही आप उत्तर को ध्यान से देखोगे तो आपको उत्तर बताएगा। प्रश्न है आपका कि प्रोटीन इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन इनटू, कौन से प्रारूप में परिवर्तित हो जाता है? तो पहला है ग्लूकोज। बड़े बुद्धिमान लोग तो यही सोचेंगे कि प्रोटीन आदमी खाता ही एनर्जी के लिए है, तो उनका कहानी खत्म। ग्लूकोज तो अपने आप में एक प्रोटीन के जैसा ही एक एलिमेंट हो गया ना। फिर सुक्रोज, अब ये सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज, ये सब एक ही फैमिली के हैं, ओज ओज जिसमें लगा पड़ा है। तो थोड़ा बहुत भी जो 8वीं क्लास में भी साइंस पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री जानता होगा, उसको पता है कि ये लास्ट में अगर एक जैसा सफिक्स परफिक्स आ रहा है इसका मतलब ये एक ही फैमिली है, तो ये हटाइए, ग्लूकोज सुक्रोज एक ही जैसा दिख रहा है। फैट, अब फैट भी तो खुद में ही वो अपने आप में एक बड़ी चीज है, उसका अलग पाचन होता है, तो प्रोटीन फैट में परिवर्तित हो जाएगा तो आदमी प्रोटीन क्यों खाएगा, है? बची बात है एमिनो एसिड की, तो एमिनो एसिड ही आपका उत्तर होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इस विधा को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं 50-50। पहले कुछ प्रश्नों को गायब कीजिए, फिर 80-50 कीजिए, 80-20 कीजिए, फिर 90-10 कीजिए। तो 90 जिसमें आपको अपेक्षा दी गई उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आगे लिखिए, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंजेस्टिंग फूड नोन एज, लिखिए प्रश्न है, what is the procedure for ingesting food known as, यानी कि जो भोजन हम स्वीकार करते हैं, खाद्य भोज्य पदार्थ को, खाद्य भोज्य पदार्थ को जिसे शरीर लेती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डाइजेशन, पाचन। दूसरा ऑप्शन है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। तीसरा है इंजीशंस, भोजन स्वीकृति, स्वीकार करना। और चौथा है इजेशन, निकालने से संबंधित। जाहिर सी बात है, स्वांगीकरण का मतलब हो गया कि उसे उसे अलग अलग हिस्सों में बांटना और बांट के अंदर भेज देना, तो स्वांगीकरण होगा नहीं। डाइजेशन का मतलब हो गया पाचन, वो तो लेने से संबंधित है नहीं, तो इंजीशन ही है, इंजीशन से संबंधित हो जाएगा,
ठीक है, आगे लिखिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइवा इन डाइजेशन? स्लाइवा का डाइजेशन में क्या कार्य है? स्लाइवा का डाइजेशन में क्या कार्य है? या यह किसे पचाता है? तो स्लाइवा स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को पचाता है। ठीक है, आगे है एक प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड एंड स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स? कौन सा, निम्न में से कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व लिवर में बनता भी है और स्टोर भी रहता है, सेफ भी रहता है? उसी में बन के उसी में सेफ रहता है, आवश्यकता पड़ने पे वापस रूप परिवर्तित होके वो आपके शरीर के लिए योगदान देना शुरू कर देता है। तो उत्तर है इसका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, इसका उत्तर है ग्लाइकोजन। ठीक है, आगे है रेनिन एंजाइम कहाँ स्रावित होता है? रेनिन एंजाइम कहाँ स्रावित होता है? तो रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये सब कहाँ है? स्टमक में, स्टमक में। आगे है सिरोसिस नामक रोग किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ये वो प्रश्न है जो सामान्यतः इन जनरल आप ना जानते हो या आपसे छूटने की संभावना। सिरोसिस नामक रोग निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है लिवर को, लिवर को। इसमें कई सारे फिर माल फंक्शंस जो है वो समाप्त हो जाता है, कई सारा लिवर का काम करने का गुण जो है वो समाप्त हो जाता है और अंत में फैटी लिवर के कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, आगे लिखिए। निम्न में से कौन सा शारीरिक अंग, या लिखिए कौन सा शारीरिक अंग डायस्टेज नामक डायस्टेज नामक एंजाइम स्रावित करता है? तो इसका उत्तर है ओरल कैविटी, मुख गुहा, मुख गुहा। अब एक प्रश्न आपको बताना होगा, ये जो डायरेक्ट पूछा गया है। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन स्लेवरी ग्लैंड? ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है कि जो जो मुंह में ग्रंथियां होती है उसे स्लाइवा जिससे रिलीज होता है, स्लाइवरी ग्लैंड उसे कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, ऑप्शंस दे रहा हूँ। पैरोटिड है कि नहीं है? यस और नो? यस वाले हाथ उठाएं। पैरोटिड मुख गुहा में है, यस एग्री? बस एक दो तीन चार लोग एग्री हैं पैरोटिड ग्रंथि को लेकर। अच्छा, सब मैक्सिलरी है कि नहीं है? सब मैक्सिलरी, अच्छा सब मैक्सिलरी कहाँ है? कौन है एग्री, है कि नहीं है? हाथ उठाएं। है, चलिए ठीक है। उसके बाद है सब लिंगुअल, हाथ उठाएं। सब मैक्सिलरी भी होती है भैया, मैक्सिला कहाँ है? देखो मैंडिबल और ये मैक्सिला, तो मैंडिबल के पास वाली, मैंडिबल शब्द आया तो मैंडिबल यानी मुंह में है, मैक्सिला है उससे मिलता जुलता शब्द है तो भी वो है। अब चौथा ऑप्शन है इंफ्रा ऑर्बिटल, ये नहीं है ना, ये ग्रंथि नहीं। तो ये इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में कहीं ना किसी परीक्षा में जरूर आया। एक और प्रश्न आया था, वेयर इज बाइल जूस फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी? बाइल जूस कहाँ बनता है? अब ये पढ़ने लिखने की तो जरूरत है नहीं है। बाइल जूस जाहिर सी बात है कि लिवर में बनता है ना, सीधी सी बात है। गॉल ब्लैडर उसको उसको नियमित करता है और वो धीरे धीरे फिर पाचक के रूप में आगे यूज होना शुरू हो जाता है। एक प्रश्न आया था विच हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिएक्ट इन लो पीएच इन्वायरमेंट? ये लिख लीजिए, कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम पीएच में कमी होने पे रिएक्ट करता है या कार्य करता है? प्रोटीज नामक एंजाइम, प्रोटीज रिलीज होता है फिर, प्रोटीज नामक एंजाइम निकलता है। एक प्रश्न आया था कि सर्वाधिक पाचन
निम्न में से किस अंग में संपादित होता है? मुख गुहा में, बताएं। मुख गुहा वाले हाथ उठाएं, ऑप्शन है मुख गुहा। सर्वाधिक पाचन किस में होता है? मुख गुहा में नहीं होता है, ठीक है। हाथ उठाइएगा इसोफेगस में, नहीं होता है, कम कोई नहीं उठाया। हाथ उठाइए स्टमक में, पेट में, कोई ऐसा नहीं है, अच्छा। उसके बाद छोटी आंत में, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है मुझे इस बार एनाटॉमी पार हो जाओगे आप लोग, है ना। तो सबसे ज्यादा पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूर्ण होता है, लगभग 90% तक पूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिखिए, एक और शानदार प्रश्न है द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द, देखिए जो भी अपाच्य भोज्य पदार्थ है, हिंदी में लिखिए, जो भी अपाच्य भोज्य पदार्थ है उसमें से पानी का सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन निम्न में से किस अंग में होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके मतलब ये वो प्रश्न थे जो लाइंड प्रश्न नहीं है, यानी कि सीधे सीधे आपको प्रताड़ित कर सकता था, ठीक है। इसके पार अगर कोई पूछेगा तो वो ये पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा अंग डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, या ये पूछ दिया कि मुंह में कितनी ग्रंथियां होती हैं, ये पूछ दिया कि पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, ये पूछ दिया कि पेट का आकार कैसा होता है, ये पूछ दिया कि लिवर किस रंग का होता है। यही सब पूछते हैं, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछते। मैंने आपको 2-3 गुना ज्यादा डीप लिखवा रखा है। जो भी आपने लिखा है ये 3 गुनी प्रिपरेशन है। अगर आप इसमें एक दो और प्रश्न जोड़ लेंगे, थोड़ा अपने भी आप वर्कआउट कीजिए स्वयं भी, अगर आप 2 4 10 प्रश्न जोड़ लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बिल्कुल 100% मार्क्स दिलवाने की योग्यता रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के आपका होमवर्क ये है, आज आप लोग अपना होमवर्क लिख लीजिए, कल आप लोग मेरे को फोटो भेज देंगे, तकरीबन हर व्यक्ति 20-20 प्रश्न, ठीक है, वो लेके आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित। और ये प्रश्न आप कहाँ से लेंगे? कोई भी गूगल से नहीं लेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का आप पहले फोटो देखिए और बनाइएगा खुद से, ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पुस्तक है, आप एक बेहतरीन किताब मैं आपको रेफर करता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो कभी। अभी क्या है, समय आपके पास अब कम है तो आप अलग अलग किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर फिर भी मौका मिले तो थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। अनंत प्रकाश गुप्ता की एक एनाटॉमी की पुस्तक आती है, शरीर क्रिया एवं रचना विज्ञान। अनंत प्रकाश गुप्ता की एक पुस्तक आती है, शरीर क्रिया एवं रचना विज्ञान। तो अगर आपको मौका मिले तो जरूर एक बार कोशिश कीजिए कि आप अनंत प्रकाश गुप्ता को देख लें। और उसमें मेजर मेजर, अब जैसे डाइजेस्टिव है, पाचन तंत्र है, बाकी लोगों को अगर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अनंत प्रकाश गुप्ता टू द पॉइंट शॉर्टेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता सर है। वो इंग्लिश में भी है। हाँ, दोनों ही भाषा में है, वो द्विभाषी पुस्तक है और सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है। सर्वाधिक लोकप्रिय का मतलब होता है कि ऐसी किताब जो आपके परीक्षा पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा हो। जैसे मेरे को इतिहास, मैंने आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हिस्ट्री जब मैं पढ़ता हूँ अलग अलग राइटर्स को, तो कहानी सेम है लेकिन उसको लिखते अलग अलग तरीके से है, सब के सब। कोई उसी कहानी को 50 पन्ने में लिख देगा, कोई उसी कहानी को 5,000 पन्ने में भी पूरा नहीं कर पाता है। और सारी घटनाएं उतनी ही घटित हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घटनाओं का डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत लपेटते जाते हैं सब। तो ये अनंत प्रकाश गुप्ता की खासियत ये है कि टू द पॉइंट है पूरी, मतलब जीरो से लेकर अंत तक। तो आपको जब भी मौका मिले तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 20-20 प्रश्न कल मुझे प्रेषित करेंगे आप। और ये जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ, इन होमवर्क्स को अगर आप नहीं करेंगे तो आप मेरा नुकसान कुछ नहीं करेंगे, अपना ही नुकसान करोगे। 1200 रुपये फॉर्म भरने का वो अलग, जो फॉर्म भर के जाते हो नेट की परीक्षा देने, और जो 30,000 रुपये आप, नहीं 30 के, आप तो 45,000 रुपये हो गया, 45,000 रुपये जो आप अपना JRF में नुकसान करवा रहे हो हर महीने का, वो अलग, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आप अपना कई लाख रुपए नुकसान कर दोगे अगर आप ये छोटे छोटे होमवर्क्स नहीं करोगे तो। अगर आप छोटे होमवर्क्स करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। छोटे होमवर्क्स जो है वो आपको सही दिशा में अग्रेसित करेगा, सही दिशा में आप आप अपने अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे की मेहनत भी अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो आप पार हो जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ सहायक हूँ आपके लिए कि चलो इस दिशा में चलते रहो चलते रहो, और आपके साथ साथ में एक चलता रहता है कि चलो हम लोग भी थोड़ा बहुत अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। वापस कल आप लोगों से मुलाकात होगी। एक बार कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद। ईश्वर का बहुत कोमलता से ध्यान। आज हमारे ईश्वर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहे गए, पुरुषों में उत्तम कहे गए, आज अपने गृह में विराजमान हुए हैं। 4 वर्ष के 5 वर्ष के सुंदर बालक की प्रतिकीर्ति के रूप में उन्हें अयोध्या ने स्वीकार किया है। इसके लिए समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों का, जो आज विशेष रूप से हिमालय प्रवास को छोड़ के अपने इस धरा पे आई, और आज वो इर्द गिर्द में ही होंगी, अयोध्या के आसपास में विचरित करती रही होंगी। उन सभी विभूतियों को प्रणाम निवेदित करते हुए, योग मार्ग के ही वो सभी हमारे अग्रज हैं, हम लोगों से आगे हैं। ऐसी विभूतियों को प्रणाम करते हुए हम लोग अपने योग शिक्षक होने का, योग छात्र होने का गौरव उनके चरणों में आत्मार्पित करते हुए उन्हें शांति पाठ का मंत्र पूर्ण नियोजित ढंग से प्रेषित करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्यासो, ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हे ईश्वर, सकल विश्व का कल्याण हो, शांति हो। हाथ को आप मांगने वाली विधा में बना लीजिए, जैसे कुछ आप मांग रहे हो, ऐसे ऐसे मांगने वाली विधा में बना लीजिए। मंत्र मैं बोलता हूँ और आप भावना कीजिएगा कि आज आप अपने योग के उन जो भी लोग हिमालय वासी हैं और आज प्रभु की प्रतिकीर्ति के लिए यहाँ आए, क्योंकि ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, तो उनसे कुछ मांगते हैं। भावना है, ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशं प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रयं बलम तेज आयु क्षमारोग्यम देहि मे हव्य वाहनम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम धन्यासो। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति बहुतु। अपने चेहरे पे लगा लीजिए और फिर सब समस्त शरीर पे लगा लीजिए। मंत्र का सामान्य अर्थ यही है। ओम क्या है? स्वस्ति प्रजाभ्य, प्रजा स्वस्थ परिपालयन्ताम, हे नियंता, हे परिपालक। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा, मैं न्याय के मार्ग पे चलूं। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, बतौर ईश्वरीय ध्यान करने के कारक के रूप में सबके सुख का कारक बनूं और सबके लिए सुख मांगूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग रोग रहित हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्, सबका दुख दूर हो। श्रद्धा, अब उसके बाद अपने लिए मांगते हैं। श्रद्धा, मेरे को श्रद्धा दीजिए, मेधा दीजिए, यश दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, विद्या दीजिए, बल दीजिए। श्रद्धा मेधा यशम प्रज्ञा विद्यां पुष्टिम श्रयम बलम तेज आयुष्यम आरोग्यम, तेज दीजिए, आयुष्यमिता दीजिए और आयुष्यम आरोग्यम, शरीर को रोग रहित कीजिए। आयुष्मान देहि में हव्य वाहनम, अपने हमारे शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रदान कीजिए। सकल ब्रह्मांड शांति को प्राप्त हो, ऐसी कामना। बहुत बहुत आभार। आज की कक्षा का समापन, वापस कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।